Welcome back to the second and third chapter of the Subjection of Women by John Stuart Mill, जो कि most influential English philosopher था 19th century का. So he was a naturalist, utilitarian, and a liberal person, जिनकी thought provoking philosophy ने और empiricist outlook ने all together philosophy का निज़ाम बदल दिया. और इनके जो वर्क्स थे लाइक यूटिलिटेरियनिज्म, ऑन लिबर्टी, सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, सो इन लोगों ने इनका एक नज़रिया पेश किया जो कि आज़ादी के हक़ में था. बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी हुआ, बट ही वाज इवेंचुअली लॉर्डेड फॉर हिज वर्क्स एंड फिलॉसफी. सो आज हम बात करने जा रहे हैं सेकंड और थर्ड चैप्टर के बारे में. फर्स्ट चैप्टर इज़ ऑलरेडी देयर इन द सेम प्लेलिस्ट. सो देखते हैं चैप्टर 2 और 3 में क्या बात होती है. सो जो चैप्टर 2 है इसका ताल्लुक़ है उन लॉज से रिलेटेड जो कि शादी ब्याह के मामला से डील करते थे, यानी उन लॉज की नेचर को डिस्कस किया जा रहा है इसमें. सो ये इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझा जा रहा है चैप्टर, क्योंकि कहा जाता था या समझा जाता है कि एक औरत की जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो उसका ससुराल है, उसकी शादी के बाद का घर है. सो मिल ऑब्जर्व करता है कि लाइक इस तरह हुआ हुआ और सोसाइटी में होता भी रहा है कि ख़ातून के लिए शादी को एक ऐसा अट्रैक्टिव प्रोस्पेक्ट बना के दिखाया जाता रहा है हमेशा कि वो किसी और चीज़ के बारे में ना सोचे या वो किसी और चीज़ के बारे में रिग्रेट ना करे कि मेरे पास कोई और ऑप्शन था. लेकिन वो कहते हैं कि ये वो इतना अच्छा होना चाहिए इस शादीशुदा लाइफ को, लेकिन इनफैक्ट ऐसा है नहीं, क्योंकि हिस्ट्री में हमेशा देखा गया कि जो फादर है इज़ डोमिनेटिंग फोर्स और ज़्यादातर उसकी कोशिश होती है कि वो अपनी मर्ज़ी से अपनी बेटी की शादी करे और एक ही यानी तरीके से खातून बच सकती थी अपने फोर्स्ड मैरिज से कि वो नन बन जाती. हमने 14th सेंचुरी में जेफरी चौसर में भी पढ़ा कि जो नन थी प्रोयरस, वो सारे उसे रॉयल टेक्निक्स और एटिकेट्स आते थे. तो प्रॉबेबली यही रीज़न था कि उसके फादर मर गया तो उसको इनहेरिटेंस में कुछ नहीं मिला, तो फोर्सिबली शी बिकेम अ नन. सो सिमिलरली और यही जेन ऑस्टन में हम देखते हैं, तो ये इनहेरिटेंस के रूल्स बड़े अरसे तक ख़राब रहे. सो शादी के बाद ये कि औरत बन जाती है अकॉर्डिंग टू मिल हस्बैंड की प्रॉपर्टी और वो उसकी पावर में होती है. और इंग्लैंड में मिल ने ये नोट किया कि जो तमाम हस्बैंड से उन्हें वाइफ्स का लॉर्ड कहा जाता था, और अगर एक खातून अपने हस्बैंड यानी लॉर्ड को मार देती, कत्ल कर देती, तो वो उसे ये एक ट्रीजन समझा जाता और बैरी टू डेथ कर दिया जाता, यानी जिंदा उसे दफना दिया जाता. तो मिल कहता है कि कंटेम्प्रेरी सोसाइटी के अंदर हम देख रहे हैं कि जो वाइफ है वो शी एक्चुअली रिमेन्स अ बाउंड सर्वेंट ऑफ हर हस्बैंड, यानी वो किसी तरीके से भी लीगली और ओब्लिगेशन के हवाले से स्लेव से कम उसकी लाइफ नहीं है. वुमेन जो हैं वो उस दौर में जब मिल लिख रहा है कि वो प्रॉपर्टी नहीं ले सकती, वेल्थ को अपनी मर्जी से या प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकती, टेक्निकली उनकी हो भी तो भी नहीं कर सकती. जब उनको ये हस्बैंड से मिली हो, ब्लड रिलेशन से मिली हो, तो वो जब उसको करेंगे भी, लीगल डील्स करेंगे भी, तो वो लीगल डील्स बड़ी इंट्रिकेट बना दी जाती थी और उसको बड़ा इन इफेक्टिव करने की कोशिश की जाती थी कि खातून ऐसे मामलात में सामने आए. So a man and wife are treated as a single person in the eye of law, with a man having actual legal standing. So लॉ इन दोनों को इक्वल ज़रूर समझता है, लेकिन इक्वल स्टैंडिंग या लाइक एक्चुअल स्टैंडिंग जो है हम जिसको देखते हैं, एक्चुअल लीगल स्टैंडिंग बंदे को मिलती है क्योंकि उसने ये सेल परचेज की चीज़ें उसके थ्रू होंगी. सो मिल इस चीज़ को दोबारा ऑब्जर्व करता है कि जो सब्जेक्शन ऑफ वाइफ्स हैं उनके हस्बैंड के ज़रिए, यानी जो उनकी मातहत बनी है, सो इट इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ स्लेव्स टू द मास्टर्स. दोबारा वो यही बात कर रहे चैप्टर 1 में थी कि ये स्लेव्स जो जितने गुलामी करते हैं अपने आका की, उससे ज़्यादा गुलामियाँ जो वाइफ्स हैं वो अपने हस्बैंड्स की करती हैं. सो स्लेव्स जो हैं उनसे स्पेसिफिक टास्क कराए जाते हैं, बजाय इसके कॉन्स्टेंटली वो अपने मास्टर को अटेंड करें, उसकी बातें, उसकी हर तरह के ख्वाहिशों को पूरा करें, लेकिन वाइफ से एक्सपेक्ट किया जाता है. सो फर्दर जो क्रिश्चियन कंट्रीज़ के अंदर एक फ़ीमेल स्लेव जो है उसके हवाले से यानी ये कहा गया कि ज़्यादा ओब्लिगेशन है कि वो अपने लाइक हस्बैंड को, अपने मास्टर को रिफ्यूज़ करे, तो ऐसा रिफ्यूज़ करना उसके लिए समझा जाता था कि नहीं है, उसे नहीं करना चाहिए. और फीमेल स्लेव को लीगल राइट्स हैं और ओब्लिगेशन है टू रिफ्यूज़ लाइक लव मेकिंग रिलेशंस विद हर मास्टर, लेकिन एक वाइफ जो है वो इन चीज़ों को अवॉइड नहीं कर सकती. तो टेक्निकली जो फीमेल सर्वेंट्स हैं
वो ज़्यादा ऊपर हैं एज़ कम्पेयर टू द वाइफ्स जो कि उनसे भी सोसाइटी में नीचे हैं। लीगली एक औरत जो है उसके जो चिल्ड्रन हैं वो उसके हस्बैंड के हैं, उसके नहीं हैं। सो ये भी एक बड़ा फतूर समझा जाता कि हस्बैंड कहता है ये मेरी औलाद और मेरे साथ रहेगी। सो ही कैन कंट्रोल हर एक्सेस टू देम एट विल एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम सीइंग ईच अदर इवन आफ्टर द डेथ बाय मेकिंग अरेंजमेंट्स इन हिज विल। तो वो ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी में उनको आपस में मिलने जुलने से रोकता है, बल्कि उसको जब शादी यानी अपने मौत के बाद भी वो अपनी वसीयत में ऐसा लिख देता है कि ये इनकी मुलाकात ना हो सके। सो women जो है वो she cannot escape a marriage except by rare and costly legal separation which is an order given by the court. So जो वाहिद ग्राउंड्स जिस पे कोर्ट जो है लायबल है ऐसी सेपरेशन का कहने पे वो एक्सेसिव क्रूअलिटी है या डिजर्शन है कि हस्बैंड छोड़ के चला जाए, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा पैसे लगते थे खातून के। सो ये आजकल के दौर में तो ये चीज़ें नहीं हैं तो बहुत कम है, लेकिन उस ज़माने में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा थी। सो मिल ये भी इसमें नोट करता है कि जो लॉज जो कि गवर्न करते हैं शादी को और जो वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियोज हैं इन लॉज के अंदर वो इनके बारे में कहता है कि सिचुएशन जो है यहाँ पे वो प्रिविलेज्ड नहीं है। सो फॉर इफ थिंग्स वर एज बैड एज लॉ अलाउड सोसाइटी वुड बी अ हेल अपॉन अर्थ। So only the whole husbands tend towards loving, although patronizing behavior towards their wife. So consequently, Mill says most people believe the institution of marriage in its present condition is justified. ये बहुत सारे लोगों का दावा था कि बेशक मियाँ बीवी में ताल्लुकात अच्छे हैं या बुरे हैं, लोग इस चीज़ को मानते थे कि ये बड़ा एक जस्टिफाइड किस्म का एक इंस्टीट्यूशन है और जो इसके लॉज यानी जो नॉर्म्स बने हुए हैं सोसाइटी में वो जस्टिफाइड है। However, Mill कहता है जी कि किंग जो है समटाइम्स व्हाट अ मोनार्क डज इन एब्सोल्यूट मोनार्की कि वो अपने विंडो पे बैठ के ग्रोन्स नहीं सुनता अपने टॉर्चर्ड सब्जेक्ट्स के, लेकिन हस्बैंड उस केस में सुनता है क्योंकि वो डायरेक्ट उस लिंक में होता है अपनी वाइफ के साथ, वो उसको टॉर्चर कर रहा होता है। तो वो कहता है कि प्रोग्रेसिव एंड कंटेम्प्रेरी सोसाइटीज़ विल नॉट टॉलरेट सच अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जिसमें जो मास्टर है वो अपने सब्जेक्ट्स को टॉर्चर करे। और अगर ऐसी सिचुएशन होती है कि जो स्लेव सब्जेक्ट्स और वाइफ्स ये फील करती है अपने मास्टर्स के हवाले से ग्रैटिट्यूड कि वो उनके साथ अपनी पावर रखते हुए भी कुछ वर्स्ट नहीं कर रहा, सो इसका मतलब ये नहीं है कि उन दोनों में ताल्लुकात फिर भी अच्छे हैं या बहुत अच्छे रिलेशन हैं जो इस वजह से नहीं कर रहा। समटाइम्स दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ इनडिफरेंस। सो यहाँ पे वो ये कह रहा है कि इंग्लैंड के अंदर जो लॉज हैं आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने चेंज होना शुरू कर दिया, लॉज बदलने शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी तक वो उस लेवल पे नहीं आए जो कि ज़्यादातर फ़ायदा दे सकें। हस्बैंड्स जो हैं जो वर्स्ट बिहेवियर नहीं रख रहे, वाइफ्स को अच्छा ट्रीट कर नहीं कर रहे, तो वो इसका मतलब ये नहीं है कि या जो टॉर्चर नहीं करते, जो क्रूअल नहीं है, मिल कहते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छे हस्बैंड्स हैं। सो वो कहता है कि मेजॉरिटी ऑफ वेमेन जो हैं इंग्लैंड के अंदर वो शादी के बाद पुअरली ट्रीटेड हैं, मिस ट्रीटेड हैं। सो जो नेचर है मैंस पावर ओवर देयर वाइफ्स दैट डिस्पोजेस देम टू ट्रीट देयर वाइफ्स वर्स देन दे वुड ट्रीट अदर पर्सन्स। और ये भी है कि इंसान जो सलूक अपनी वाइफ के साथ करता है इतना किसी और के साथ नहीं करता। सो अंडरस्टैंडिंग दैट द लॉ कंसिडर वाइफ्स एज अ प्रॉपर्टी दैट कैन नॉट रिटेलिएट, men inflict their worst behavior upon their wives। और इंग्लैंड में ये होता रहा है, बल्कि यहाँ भी बहुत ज़्यादा होता है, या शायद इंग्लैंड से ज़्यादा ही होता है कि चूँकि उसमें वहाँ पे तो ये था कि जो हस्बैंड को लॉर्ड समझा जाता था तो वो उसको कुछ कह नहीं सकते थे, बल्कि उसको बैरी कर दिया जाता था। तो इसीलिए वो उनको अपनी प्रॉपर्टी समझते हुए जितना भी वर्स्ट बिहेवियर रखता था, लॉ उनको नहीं पकड़ता था। हमारे पास यहाँ पे लॉ है, लेकिन जिसका पैसा है वो छूट जाता है। So this is a general point about human nature, according to Mill, of like human beings. So he says almost everyone to whom others yield goes on encroaching upon them. कि जो जिसके सामने झुको वो आपके ऊपर ज़्यादा चढ़ाई करता है। सो एक पॉइंट आता है कि इंसान रेजिस्ट करने पे मजबूर हो जाता है। सो however, because a man's wife is not legally entitled to resist, so he will continue encroaching without end. So जब लॉ ही आपको दे रहा है फैसिलिटी कि आपकी वाइफ आपके सामने रेजिस्ट कर ही नहीं सकती,
तो फिर जो हस्बैंड है वो डेफिनेटली उसके ऊपर चढ़ाई करता रहेगा। चढ़ाई से मुराद है टॉर्चर, बुली, वायलेंस, ये सब कुछ यूज़ करता रहेगा। So this dynamic facilitates the corruption of men's behavior as well as women's. So men, Mill says that the resources available to a wife within her marriage is either to be disagreeable or to play upon her husband's affection for her. तो वो कह रहे कि ये जो है इसमें इस चीज़ से ये जो डायनामिक्स बने हुए हैं सोसाइटी के अंदर, इससे करप्शन सामने आती है, ना सिर्फ मर्दों की बल्कि औरतों की भी। और लाइक बीइंग डिसएग्रीएबल हाउएवर will not be a viable option for amiable or high-minded women. Moreover, it will create a situation in which husband retaliates by becoming more tyrannical. So playing upon the natural affection of the husband can lead a wife having excessive power by influencing his conduct when she may not be qualified to influence it for good, like Lady Macbeth does. कि जब बंदा बहुत ज़्यादा बिच जाता है तो खातून जो उसकी अफेक्शंस को यूज़ करती है या प्लेइंग अपॉन द नेचुरल अफेक्शन ऑफ हर हस्बैंड, जो जब वो उसकी अफेक्शंस को गलत यूज़ करती है तो भी सोसाइटी के लिए ख़तरा पैदा होता है. सो इन आइदर केस सच अ पावर इज़ नॉट द सेम एज फ्रीडम. Indeed, it is irrelevant whether women wield some power in a relationship because the conditions that create the possibility for that power are unjust from the start. So ये irrelevant है कि जो खातून एक पावर रखती है एक रिलेशनशिप में क्योंकि उसको ऐसी कंडीशंस मिली, कह रहे ये भी एक स्टार्ट से एक अनजस्ट चीज़ है. मिल इसमें टोटल इस चीज़ पे नहीं आ रहा कि एक हस्बैंड रूल करे और वाइफ रूल्ड हो या वाइफ रूल करे और हस्बैंड रूल्ड हो. ही बिलीव्स इन इक्वलिटी. So Mill rebuts the objections that all relationships, familial, political, or otherwise, need one person in charge. There need not be a master. Noting people like don't think one business partner must be in total control while the other simply follows. So वो इसमें यही कह रहे कि वो उस ऑब्जेक्शन को देख रहे कि जो रिलेशनशिप में बेसिकली वो रिबट कर रहा है ऐसे तमाम ऑब्जेक्शंस को कि तमाम रिलेशनशिप में एक पर्सन को इंचार्ज होना चाहिए. वो कह रहे कि लोग ये कहते हैं बिजनेस पार्टनर भी जब आप बनो तो आप एक बंदा कंट्रोल में रखे बिजनेस को, दूसरे बिजनेस पार्टनर को उतने शेयर्स ना दे. तो ये इस चीज़ के खिलाफ है. मिल अग्रीज कि जो एक हारमनी है, जो इक्वलिटी है वो होनी चाहिए. सो वो even acknowledging that there are situations in which a person in a relationship needs to be empowered to make decisions. So Mill says it does not have to be the same person every time. The most sensible way to determine who controls what is by mutual agreement of the partners, not determined in advance by law and custom, which dictate responsibility of both husband and wives. So मिल कहते हैं इवन चीज़ें बेहतर भी हो जाएं, विमेन के लिए लॉज भी बन जाएं, जो कि आजकल फेमिनिज्म चल रहा है कि अपना खाना खुद बनाओ ये वो. सो वो कह रहा है कि इतनी भी आज़ादी नहीं होनी चाहिए कि एक बंदे का रूल चले, बेशक वो हस्बैंड हो बेशक वो वाइफ हो. कह रहे म्यूचुअल एग्रीमेंट होना चाहिए चीज़ों के अंदर और दोनों मिल के उन चीज़ों को लेके चलें, दोनों की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों और वो लॉ को बीच में ना लेके आएँ कि कानून या लॉज मुझे कितनी इज़्ज़त दे रहे हैं, मुझे कितना रोल दे रहे हैं, तो वो एक दूसरे पे उस वजह से चढ़ाई ना करें. म्यूचुअल रिस्पेक्ट का रिलेशन उसकी तायद करा है मिल यहाँ पे. सो क्रूशली मिल एग्री करता कि there is no law and no threat of legal punishment that should exist to enforce any particular division of task. कि अगर आप डिवीजन ऑफ टास्क कर लेते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर कर लेते हैं कि कुछ काम हस्बैंड ले लेता है, कुछ वाइफ ले लेती है, तो इसमें लॉ की कोई पनिशमेंट नहीं है, कोई थ्रेट नहीं है. सो मिल एड्रेसेस द पोटेंशियल objection to his views. Like if given rights, women will yield nothing and become worse tyrants than men. So एक ऑब्जेक्शन का वो जवाब देता है कि वो कहते हैं कि अगर इनको राइट्स दे दिए गए तो ख़वातीन जो हैं वो कुछ भी जो है उसे किसी चीज़ को भी सरेंडर नहीं करेंगी और शायद मर्दों से ज़्यादा ट्रिनिकल हो जाएं. So he mockingly remarks, वो बड़ा हंसते हुए जवाब देता है इस चीज़ का. So this would have been said by many persons some generations ago,
when men thought it a clever thing to insult women for being what men made them. So ये बड़ा खूबसूरत उसने रिस्पॉन्स दिया कि a clever thing to insult women for being what men made them, कि जो उनका बिहेवियर है वो मर्दों की वजह से है, जिससे उनको बनाया गया मर्दों ने बनाया है, जिससे उन पे टॉन्ट्स हैं वो मर्दों ने की, जिससे उनको बुली किया मर्दों ने किया, सेक्सुअली हैरेस किया मर्दों ने किया. तो like having noted many men are tyrannical in this fashion, so Mill does not doubt that some people are tyrannical by nature. So he says such people live alone and no human beings ought to be compelled to associate with them. कि ऐसे बंदों के करीब नहीं जाना चाहिए, उनसे ताल्लुकात रखने चाहिए जो कि ट्रिनिकल हैं और जिन जो बाय नेचर ही ट्रिनिकल हैं, जो बाय नेचर ही बड़े रिवोल्टिंग और बड़े एक वायलेंट किस्म के लोग हैं. तो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज को जो कि जैसा वर्स हुआ हुआ है लोगों में, इसको बचाने के लिए और इसको मॉरली बेहतर बनाने के लिए, सो इसमें यह है कि इक्वलिटी ऑफ मैरिड पर्सन बिफोर लॉ, दोनों को इक्वल होना चाहिए, और इंडिविजुअल्स जो हैं विद इन अ मैरिज एंड फैमिली, सो दे विल बी इम्प्रूव्ड मॉरली इफ एंड अवेल द होल ऑफ सोसाइटी. सो ये सोसाइटी इस चीज़ को पसंद करेगी कि इक्वलिटी हो, लड़ाई झगड़े ना हो, और उनमें से कोई एक रूल ना करें. डिवीजन ऑफ लेबर का एक टास्क हो, उसके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर को लेके चलें. सो जो फैमिलीज़ जो हैं वो एक ट्रिनिकल वे में बनती हैं. मिल कहता है चिल्ड्रन जो हैं वो जो ट्रेनी है वो सीखते हैं और इसे दुनिया में फैलाते हैं, ना सिर्फ बच्चे बल्कि बच्चियाँ भी. सो जो बच्चे हैं वो तो लाजमी तौर पे जो बेटे हैं वो उसी बिहेवियर को अपनी वाइफ के साथ अपनाते हैं. सो इफ फैमिलीज वर स्ट्रक्चर्ड इन जस्ट वेज, चिल्ड्रन वुड लर्न जस्टिस एंड स्प्रेड इन द वर्ल्ड. तो अगर इंसाफ हो फैमिलीज के अंदर तो बच्चे इंसाफ सीखेंगे और वो दुनिया में फैलाएंगे. सो मिल अभी भी इस बारे में ऑप्टिमिस्टिक है कि मैरिजेस डू एग्जिस्ट इन विच हस्बैंड एंड वाइफ आर इक्वल इन प्रैक्टिस डिस्पाइट द लॉ, के लॉ जो मर्जी कहे. अभी भी उसने ऐसे जोड़े देखे जो कि इक्वल रहते हैं, और वो कहता है कि इस तरह जो इक्वलिटी है वो होनी चाहिए. लाइक एक्सेप्शनल कपल्स मस्ट सीक टू चेंज अनजस्ट लॉज, के जो एक्सेप्शनल कपल्स होने चाहिए कि लॉज को चेंज करें बल्कि बजाय इसके कि वो लॉज को ब्लाइंडली फॉलो करें. सो मिल एक और ऑब्जेक्शन का जिक्र करता है कि लोग रिलीजन को कोट करते हैं कि रिलीजन कहता है जी कि जो खातून है अपने हस्बैंड और फादर को ओबे करे. सो मिल जो है इसमें मॉक करता है और कहता है कि जहाँ पे इंसान फंस जाता है या जहाँ पे उसका फ़ायदा होता है वो रिलीजन को निकाल के सामने ले आता है. लेकिन वो कहता है अभी भी क्रिश्चियन रिलीजन के मोस्ट पार्ट में यह है कि पॉलिटिकल फ्रीडम है, और जो क्रिश्चियनिटी है वो रिप्रेशन ऑपरेशन के अगेंस्ट है. प्रॉपर्टी के हवाले से वो कहता है कि अक्सर देखा गया कि जो ख़वातीन हैं जो उनकी प्रॉपर्टी पहले थी या जो उनके पास पैसा था वो हस्बैंड की प्रॉपर्टी बन जाता है शादी के बाद. तो उसका बिलीव है कि वो चीज़ एक्सक्लूसिवली उस खातून की होनी चाहिए, या हस्बैंड की है तो वो हस्बैंड की अपनी होनी चाहिए. ये नहीं कि वो एक दूसरे की हो जाए. हाँ, जॉइंटली अगर वो करना चाहें खुशी से तो कर लें, लेकिन ये नहीं कि हस्बैंड उस पर या वाइफ उस पर, दोनों में से कोई एक. उस ज़माने में चूँकि वाइफ्स ट्रबल में थी तो हस्बैंड वाइफ की प्रॉपर्टी को अपना समझ ले. वो यूनाइटेड स्टेट्स को उस ज़माने में भी जो है बहुत ज़्यादा उसको अप्रिशिएट करता है कि जिसमें वो खातून को हक देते हैं कि वो अपनी प्रॉपर्टी को रिटेन कर सकती है शादी के बाद. सो यहाँ हमारा मुर्गा नहीं खामोश होता, हमसे खातून क्या खामोश होगी. सो हाउएवर मिल कहता है कि एक औरत जो हु मैरिज यूजली शुड नॉट वर्क आउटसाइड द होम, क्योंकि वो उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों की, उसने बच्चों को पैदा करना है, पालना है, तो उसके लिए यही बड़ी है, उसको फोर्स नहीं किया जाना चाहिए. और प्रॉपर्टी इसलिए भी हस्बैंड के नाम नहीं होनी चाहिए उसकी जो उसकी शादी से पहले थी, क्योंकि हस्बैंड इस चीज़ को भी एक्सप्लॉइट करते हैं और उन्हें काम पे लगाते हैं और ख़ुद उनकी प्रॉपर्टी या अर्निंग्स को एंजॉय करते हैं. सो मिल ये कहता है कि जो वेजेस हैं वो इक्वल होनी चाहिए मेल और फीमेल की, और उन्हें फोर्स नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन अगर वो करना चाहें तो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ इक्वल होनी चाहिए. क्योंकि जो लॉ ऐसे होने चाहिए कि वो ऐसा रूम दें खातून को कि वो चूज़ करें अपने लिए कि अगर वो शादीशुदा ज़िंदगी बच्चों के साथ साथ अगर जॉब करना चाहती हैं तो अगर वो करना चाहती हैं तो उन्हें उसका हक दिया जाए. चैप्टर नंबर 3. सो मिल यहाँ पे ऑक्यूपेशंस और पोजीशंस के बारे में बात कर रहा है जो कि ख़वातीन को नहीं मिलती और मर्द उनको फिल करके बैठे हैं. So, barring women from occupations and social functions was thought to be the good for society. So, it was not usually asserted that women were mentally inferior to men
and therefore unfit. सो यहाँ पे लाइक सोसाइटी के गुड के लिए ये समझा जाता था, सिर्फ ये रीज़न नहीं कि वो इन्फीरियर हैं या इस चीज़ को समझ लाते हुए, बल्कि समझा जाता था कि सोसाइटी में बेहतर है कि ख़वातीन काम ना करें, मर्द काम करें. So currently, the reasons provided to keep women from these occupations and functions reflect concern for the women themselves. So Mill observes that this paternalism is a typical way of overbearing authority to conduct itself, कि ये भी एक मेल शोवनिस्टिक एटीट्यूड है. सो कॉन्सिक्वेंटली जो women हैं उन्हें बताया जाता है कि जो ऑक्यूपेशन और हायर सोशल फंक्शंस हैं वो उन्हें इसलिए डिनाई किए जाते हैं कि वो उन यानी वो उस काम को कर नहीं सकते, उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो इन चीज़ों को प्रॉपरली कर नहीं सकती. जैसे आजकल ख़वातीन ड्राइविंग कर रही हैं, बाइक्स चलाती नज़र आती हैं, तो एक जनरल तासुर मेल कम्युनिटी में होता है कि ये नहीं कर सकती. So trying and failing would be detrimental, to their happiness and hinder their ability to pursue what they can accomplish. So उसमें प्रॉब्लम होती है उन्हें. So इस गोल को अचीव करने के लिए people who support this argument, so they must claim that every woman automatically and permanently, so she is unfit for these positions. यानी हर बंदा इस चीज़ को सोचता है, माइंड में लाता है, जो लोग इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं वो इस चीज़ को माइंड में लाते हैं कि वो इन पोजीशंस के लिए अनफिट हैं. सो given that any man may in practice or in principle be it for these same positions, so it follows that a defender of this arrangement must argue that every woman is inferior to every man. So वो लोग जो इस पोजीशंस के लिए सूटेबल हैं या नहीं है, दैट इज़ अनदर रीज़न, लेकिन वो उनके माइंड में ये तासुर रहता है कि खातून ये काम नहीं कर सकती. सो ये जो ऑप्रेसिव सिस्टम है इसके जो सपोर्टर्स हैं, they will have to argue further to counter the fact that women throughout of history have indeed succeeded in roles for which they are supposedly unfit. कि वो तमाम काम जो ख़वातीन के लिए अनफिट समझे जाते हैं, ख़वातीन हिस्ट्री भरी हुई है कि उन्होंने वो काम किए और बड़े बेहतरीन करके दिखाए, जिनके हवाले से लोग उन्हें मिसफिट समझते थे. सो ये ऑप्रेसिव सिस्टम में उन्हें मिसफिट समझा जाता है. सो हमारे पास एग्जांपल है जॉन ऑफ आर्क की, जो कि 100 ईयर्स वॉर में लड़ी. इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं हमारे अपने दीन इस्लाम में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बल्कि इससे बड़ी बड़ी एग्जांपल्स हैं कि जिसमें ख़वातीन ने सारे काम किए. तिजारत की हज़रत खतीजा ने, जो कि मर्दों का एक काम समझा जाता था. सो हज़रत खतीजा बहुत बड़ी ताजर थी, बहुत सक्सेसफुल ताजर थी, तो उन्होंने उसमें तिजारत करके दिखाई. और हज़रत ईशा ने हदीस को रवायत की, और बहुत सारी अथेंटिक जो अहादीस हैं वो हज़रत आयशा के थ्रू हैं. वो बहुत अच्छी मुअल्लम थी जो पढ़ाया भी करती थी. सो इस तरह बहुत सारे काम ऐसे थे जो कि मर्दों के समझे जाते थे, लेकिन ख़वातीन ने करके दिखाए. लेकिन मर्द अभी भी यही समझते हैं कि ख़वातीन वो जो हैं टेक्निकली इन्फीरियर हैं. सो हिस्टोरिकल फैक्ट्स जो सपोर्ट करते हैं इस सिस्टम को, विल हैव टू आर्ग्यू दैट व्हाइल वुमेन मे हैव अचीव्ड सम सक्सेस, they have never and could never achieve the highest level of success that men have achieved in those same roles. तो जो आर्ग्यू करने वाले हैं वो ये आर्ग्यू करते हैं कि ठीक है, कई एग्जांपल्स में ख़वातीन ने सक्सेस ली होगी, लेकिन उस सक्सेस के जो हाईएस्ट रोल्स हैं वो सिर्फ मर्द ही हासिल कर सकता है, ख़वातीन हासिल नहीं कर सकती. तो मिल पहले सारे वो बता रहे यहाँ पे ऑब्जेक्शंस जो कि लोग करते हैं ऑक्यूपेशंस के वाले से. मिल इस चीज़ को, इन आर्गूमेंट्स को absurd कहता है. So any fair consideration of historical facts would conclude that even if women could achieve only second best status in various social and professional roles, such an achievement would be make them superior to many male candidates and make it a determinant to society to exclude them from competing with them. So the resulting harm may extend to all those who employ physicians or advocates और इलेक्ट मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट. तो वो कह रहे कि अगर इस चीज़ को लोग फेवर करना शुरू कर दें तो इससे जो बड़ी बड़ी पोजीशंस पे बैठे हैं लोग, उनको ख़तरा होना शुरू हो जाएगा कि आज ख़वातीन को ये टास्क दिए जा रहे हैं, छोटी मोटी नौकरियां मिल रही हैं, बड़ी नौकरियां मिल रही हैं, तो कल को ये इन बड़े बड़े ओहदों पे भी आ सकती हैं. सो मिल स्पेसिफिक रोल की बात करता है और राइट्स की बात करता है, जो कि राइट टू वोट है ख़वातीन का. सो at the outset, so he notes this issue can only be considered separately from the issue of women running for पॉलिटिकल ऑफिस. जो ख़वातीन, वो कह रहे हैं, मैं इस बात की जिक्र नहीं कर रहा कि ख़वातीन पॉलिटिक्स में आ रही हैं या पॉलिटिशियन बन रही हैं या वो उसमें इलेक्शन में आ रही हैं.
He notes that if no one could vote for a member of parliament who was not fit to be a candidate, the government would be a narrow like oligarchy indeed. सो इन दिस वे ख्वातीन जो हैं उनका जो राइट टू वोट है वो उसे सपोर्ट कर रहा है गिवन दैट मैनी मैन all of them have right to vote are unfit to serve for the offices to which they elect others. The lack of fitness cannot count against women's right to vote it if it were to turn out that they were unfit to serve in elected office. कि ये जो एक आर्गूमेंट है कि ख़वातीन चूँकि खुद इन्फीरियर हैं तो वो किसी बंदे को भी सही तरह जज नहीं कर सकती जो कि किसको वोट देना चाहिए तो मिल कहता है कि भाई हर बंदा जो एक बंदा एक वज़ीर ख़जाना के लिए किसी एक कैंडिडेट को वोट दे रहा है यानी वो किसी को वोट दे रहा है वो शायद वज़ीर ख़जाना बन जाए तो जब उस बंदे को वजारत या ख़जाना या उसको इकनॉमिक्स के बारे में नहीं पता तो वो किस तरह उसको चूज़ कर सकता है या एक बंदा जो कि टेक्निकली लीडरशिप जिसके अंदर नहीं है लीडरशिप क्वालिटीज़ नहीं है वो किस तरह एक लीडर को सिलेक्ट कर सकता है हालांकि वो मेल ही क्यों ना हो तो जब वो नहीं कर सकता तो ख्वातीन से ये क्यों एक्सपेक्ट किया जाता है कि उन्हें वोट का हक नहीं होना चाहिए सो जो एक पर्सन का राइट है legislator का या vote for legislation who will make laws effective like that a person is necessary means of self-defense. So if women cannot vote, then they cannot exert pressure to change laws that unfairly limit and harm them. तो ख़वातीन को वोट देना ज़रूरी इसलिए कि वो अपनी मर्ज़ी के लीडर चुने जिनसे उनको उम्मीद है कि उनके लिए ऐसे लॉज बना सकते हैं उनको पता होना चाहिए कि हमने एक लीडर को चुना और वो उन पर प्रेशर डाल सकती हैं कि हमने तुम्हें वोट दिए तो हमारे लिए हमारी बेहतरी के लिए ऐसे लॉज बनने चाहिए जो कि हमें फोकस करें सो मिल इज़ not concerned about women hijacking the political process or derailing it by promoting their own interest. For the most part, the women's interest will align with the interest of a social class of their family. So वो इसमें ये हरगिज़ नहीं कह रहा कि ख़वातीन जो हैं वो पॉलिटिकल सिस्टम को डिरेल कर दें अपनी मर्ज़ी से लेके चलाएं वो इस चीज़ पे यानी उस चीज़ का हामी है कि ख़वातीन पॉलिटिकल प्रोसेस को यूज़ करें एक अच्छे फ़ायदे के लिए अच्छे गेन के लिए जो सिर्फ ना उनका फ़ायदा हो बल्कि एक बड़ी कम्युनिटी का फ़ायदा हो कि जिस तरह ख़वातीन को इनहेरिटेंस का हक देना चाहिए तो वो सिर्फ एक खातून को नहीं होगा वो पूरी एक कम्युनिटी को होगा तो एक कॉमन कॉज के लिए उन्हें एफर्ट करनी चाहिए then nor he is concerned about giving women the right to vote despite their position as their father's and husband's property. So on the contrary, this position strengthens women's need for an effective means of political self-defense. After all, everyone knows that extent of the legal protection the slaves have where laws are made for their masters. So turning to women's fitness to serve in elected office and fulfill other public roles, Mill returns to an argument already made. The real proof of a woman's or anyone else's fitness for a role is their performance in it. The only way to find out is to try it. So जो women की fitness है किसी भी elected office में या किसी भी public role में किसी भी job के लिए so मिल यही कहता है कि वही argument जो उसने पहले दिया कि ख्वातीन को जब तक आप काम नहीं करने देंगे आपको कैसे पता लगेगा कि खातून किस काबिल है या वो कितनी मेहनती है कितनी इंटेलिजेंट है कितना काम कर सकती है So he stresses again that even if only a few women are fit to serve in those roles, enough of a reason exists to lift all legal and social impediments to their competing for those roles. कि अगर सारी women नहीं कर सकती कुछ तो कर सकती होंगी तो अगर कुछ women भी वो रोल प्ले कर सकती हैं इट मीन्स कि वो जो एक हमने नज़रिया बनाया कि ख़वातीन काम नहीं कर सकती कम से कम वो नज़रिया तो ख़त्म होगा सो जो लैक ऑफ फिटनेस है पब्लिक रोल के लिए इसका रिज़ल्ट वुमेन की नेचुरल एबिलिटीज़ से नहीं निकलता इसका रिज़ल्ट ये है कि लिमिटेड एजुकेशन और अपॉर्चुनिटीज़ दैट अलाउड देम बाय लॉ एंड सोसाइटी इसमें उनकी नेचुरल एबिलिटीज़ शामिल नहीं है हाँ एक खातून आपको नहीं लगता कि इस काबिल है तो मे बी उसको एजुकेशन नहीं मिली उसको ट्रेनिंग नहीं मिली जब उसको वो मिलेगी तो उनको वो चीज़ें सारी समझ आएंगी उनको ट्रेन किया जाना चाहिए उनको एजुकेट किया जाना चाहिए सो वो तमाम उन एक्टिविटीज़ में लॉ के हवाले से वो काम कर सकती हैं उसमें वो ग्रेट सक्सेस बताता है उसमें दो ब्रिटिश मोनार्क्स की जिसमें क्वीन विक्टोरिया और क्वीन एलिज़ाबेथ वन के बारे में बात करता है कि ये भी तो वो लोग थे ये भी ख्वातीन थी जिन्होंने काम किया क्योंकि उनकी ट्रेनिंग ऐसी थी उनकी एजुकेशन ऐसी थी कि वो उन काम को कर सकती थी तो इट मीन्स जब वो कर सकती हैं तो तमाम वुमेन जो कि उस चीज़ की अहलियत रखती हैं तालीम के हवाले से ट्रेनिंग के हवाले से
वो उन कामों को कर सकती हैं. Moreover, when women have ruled and governed, their tenures were marked by characteristics like opposite of those their dictators feared they would demonstrate. Whether it was feared a female ruler would be permissive and foolish, many queens have performed firm and wise. कि ख्वातीन ने जब जब काम किया कुछ बड़ा, जैसे ये दो मोनार्क्स थी एलिज़ाबेथ एंड विक्टोरिया, तो उसके बारे में वो कहता है कि लोग जो उनसे एक्सपेक्ट करते थे कि वो कोई गलत काम करेंगी, फुलिश डिसीजन लेंगी, उन्होंने उसका उल्ट करके दिखाया और चीज़ों को बड़ा वाइजली चलाया. तो लोग नेचुरली ये एक माइंड में आइडिया बना लेते हैं कि खातून काम करिए तो गलती करेगी, हालांकि मुमकिन है कि वो उस काम को बेहतरीन करके दिखा दे. एक और क्लेम जो कि मोनार्क्स के ऊपर किया गया, जो कि लोग कहते थे कि द क्वींस आर बेटर देन द किंग्स बिकॉज अंडर किंग वुमेन गवर्न बट अंडर क्वींस मैन. कि जो भी मोनार्क होता है वो अपोजिट सेक्स की तरफ उसको वो अपील करता है और वो उसको तरक्की देता है, अनड्यू उसको इज्जत मिलती है. सो मिल कहता है कि हिस्टोरिकली देखा जाए तो मोनार्क्स ने कभी भी अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं लिया सेम सेक्स से. तो इट मीन्स के वो अपने काम को बेहतर कर सकते हैं, ना उन्होंने दूसरों को यानी ऑपोजिट को ज़्यादा तरवीज दी. सो इन दोनों ख्वातीन में विक्टोरिया और एलिज़ाबेथ के अंदर हमें ये नज़र आता है कि दोनों का जो रोल था यह रोल बड़ा बेहतर रहा. सो मिल आर्ग्यूज कि जो सक्सेस जो that demonstrates that if women seem generally unfit for public roles, it is only because they generally are denied the opportunity to pursue their interest and in the relevant skills. कि शायद उन्हें टास्क ही नहीं दिया गया, मौका नहीं दिया गया कि वो अपने रेलिवेंट स्किल में परफॉर्म कर सकें. So women of all classes, not only noble women who have gained political power, so they should be allowed to share the opportunities to enter into all levels of public and business affairs. So with opportunity and experience, Mill summarizes that they would succeed. कि opportunities आप दें, ख्वातीन सक्सेसफुल होंगी, वो बिल्कुल उसमें तरक्की करेंगी, उन्हें मौका आपने देना है. और मिल फर्दर ये कहता है कि अगर खातून नाअहल है तो वो जल्दी अपनी नाअहली की वजह से अपने ओहदे से हट जाएगी, आप इस चीज़ की फ़िक्र क्यों करते हैं. लेकिन उसका ये मानना है कि खातून जो है वो ज़्यादा उसकी इंट्यूशन ज़्यादा तेज़ होती है मर्दों से, वो चीज़ों को बड़ा माइन्यूटली देखती है और बड़ा एक उस इंट्यूशन को यूज़ करके जो विमेन हैं वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल काम करती हैं, वो थेरेटिकल नहीं रहती. और वो इस चीज़ पे एग्री करता है कि जनरल एजुकेशन टूवर्ड्स मोर एब्स्ट्रैक्ट एंड थ्योरेटिकल थिंकिंग के जो ख्वातीन हैं उनकी जो थिंकिंग है वो लाइक ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे है वो, लेकिन उसके साथ दे हैव मोर प्रैक्टिकल बेसिस, क्योंकि उनकी जो एक ऑब्जर्वेशन स्किल्स हैं उनमें वो बहुत ज़्यादा हैं, तो जनरली वो अच्छा रोल प्ले कर सकती हैं. फर्दर मिल इस बात पे एग्री करता है कि जो बैलेंस है थियोरी और प्रैक्टिस में ये ज़रूरी है. जो विमेन हैं उनका मेंटल कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो नेचुरली डिफरेंट है मर्दों से, और या समझा जाता है. सो दिस डिफरेंस गिव्स नो रीज़न टू एक्सक्लूड women फ्रॉम पब्लिक और स्कॉलरली रोल. सो इंडीड इट प्रोवाइड्स अ रीज़न टू इनकरेज दैम कि अगर उनका माइंड उनसे डिफरेंट है या समझा जाता है तो डेफिनेटली डिफरेंट का मतलब ये नहीं है कि वो नेगेटिवली डिफरेंट है, मुमकिन है वो पॉजिटिवली डिफरेंट हो और चीज़ों को बेहतर बना दे. सो वो कहते हैं कि वेमेन जो है वो एक्सेसिवली एक्साइटेबल होती हैं, इमोशनल होती हैं. लाइक ये उस आइडिया को डिस्कस करते हुए कह रहा है कि लोग कहते हैं कि वेमेन चूँकि इमोशनल हैं तो वो अनफिट हैं चीज़ों के हवाले से, उन्हें घर के अंदर के काम करने चाहिए. वो इस चीज़ को डिसमिस करते हुए कहता है कि लाइक ग्रेटर पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्शन ऑफ कॉमनली मेड टू द फिटनेस ऑफ वेमेन फॉर द हायर क्लास ऑफ सीरियस बिजनेस, कि वो जब सेंसिटिव हैं तो वो चीज़ों को सेंस के साथ यूज़ करती हैं, दिल से उन कामों को करती हैं, वो उन चीज़ों के बारे में लाइक प्रॉपर उनमें अपना अप्रिशिएट करती हैं, अपना टास्क, अपना इनपुट बहुत ज़्यादा उसमें अपना रोल लेके चलती हैं, उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियसली वो एक्सेप्ट करती हैं, तो उन्हें चांस मिलना चाहिए. So, if women were allowed to enter serious endeavors, Mill contends this mere overflow of nervous energy would cease when the energy was directed to a definite end.
कि ख़वातीन के बारे में अगर कहा जाता है कि नेगेटिव थिंकिंग है, तो अगर आप उन्हें कोई टास्क देंगे जिसमें वो अपनी मेंटल एनर्जीज़ को यूज़ करेंगी तो डेफिनेटली वो पॉजिटिव रहेंगी और चीज़ों को पॉजिटिव लेके चलेंगी। सो अगेन जो है एक क्वालिटी के एक जो डिस्क्वालीफाई करती है एलिजिबली वुमेन को serious occupations so that results from how they are treated socially under rather than from their natural abilities. So इसमें यही कहता है कि वुमेन को नेचुरल एबिलिटीज के हिसाब से चांसेस मिलने चाहिए ताकि उनका जो एक पोटेंशियल है वो सामने आए. Even if women are more distractible than men, Mill continues to say that, and they may shift their focus among several things rather than one activity. So this quality should affect which occupation women are best suited for, or rather than make them unsuitable for it. कि अगर ख्वातीन के बारे में कहा जाता है कि वो टिक के काम नहीं कर सकती या कंसंट्रेशन एक जगह पे नहीं लगा सकती, वो बहुत जगहों पे यानी फोकस कर रही होती हैं, तो उन्हें कोई ऐसा काम दिया जाए जो कि उनकी उस जो कि डिस्ट्रक्टिव किस्म की उनकी एबिलिटी को यूज़ कर सके, बजाय इसके कि आप उन्हें टोटली अनफिट कह दो. मिल एक और ऑब्जेक्शन को रिफ्यूट करता है, एक क्लेम जो मैन जनरली कहते हैं कि लार्जर ब्रेन डेमोन्स्ट्रेट मैन आर मोर इंटेलिजेंट दैन वुमेन, के मर्द ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं. सो फर्स्ट ही नोट्स इज इट इज़ ओनली assumed not proven. सो वुमेन जो है उनके ब्रेन स्मॉलर हैं, कह रहे ये सिर्फ समझा जाता है, हकीकत में ऐसा नहीं है, हकीकत में ब्रेन सबके बराबर हैं. सेकंड, वो इस चीज़ पे हंसता है कि if it were true, so a tall and large boned man must be wonderfully superior in intelligence to small man. और जो एलिफेंट है उसे तो बहुत ज़्यादा उसमें तो बहुत ज़्यादा अकल होनी चाहिए इंसानों से, क्योंकि उसका ब्रेन साइज में बड़ा है. तो वो ये कह रहा है कि ये ब्रेन का साइज मैटर नहीं करता, ब्रेन के अंदर जो इंटेलिजेंस है वो मैटर करती है, जो कि जो ब्रेन है वो बेसिकली वो एक कंक्रीट फिनोमिना है, एक बायोलॉजिकल फिनोमिना है, जो उसका साइज है, जो उसके अंदर की कैपेसिटी है, दैट इज़ यूनिक टू ईच पर्टिकुलर बीइंग. सो यहाँ पे वो कह रहे कि कैलिबर जो है, साइंस हो जाए आर्ट्स हो जाए, विमेन जो है वो किसी से इन्फीरियर नहीं है, उनकी अपनी अपनी एक नुक्ता नज़र है, वो अपने अंदाज से जिस फील्ड में जाएंगी और जो उनमें इंटेलिजेंट होगी वो उस फील्ड में डेफिनेटली अच्छा काम करेगी. सो मिल जो है वो इसमें एजुकेशन के हवाले से ही बात करता है कि उन्हें एजुकेशन में राइट्स मिलने चाहिए, उन्हें सोसाइटी में बेहतर परफॉर्म करने के लिए बेहतर एजुकेशन दी जानी चाहिए, और उनकी जो उनकी थॉट्स को, उनकी सलाहियतों को मैयर नहीं किया जा सकता जब तक आप उन्हें एजुकेट नहीं करेंगे, उन्हें उनके वर्क्स को पॉलिश नहीं करेंगे, उनकी थॉट्स को सामने नहीं लेके आएंगे. तो वुमेन जो हैं वो, जिनको कहा जाता है कि वो डिपेंडेंट रही हैं मर्दों पे, तो वो इस वजह से वो सामने नहीं आती. जिस तरह जेन ऑस्टन थी, उसने पहला नावल बाय अ लेडी लिखा, लोग स्यूडोनिम यूज़ करते थे क्योंकि जनरली ख्वातीन को समझा जाता था कि ये ऑथर नहीं बन सकती, लिख नहीं सकती, तो ख्वातीन इस चीज़ से डरती थी. तो मिल इस तमाम चीज़ों को रिफ्यूट करते हुए कहता है कि ख्वातीन के अंदर जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक कैपेसिटी है, बहुत ज़्यादा उनके अंदर नॉवेल्टी है, क्रिएटिविटी है, और वो बहुत ज़्यादा बेहतर काम कर सकती हैं. वुमेन को कहा जाता है कि दे नॉट परमिटेड द टाइम नेसेसरी टू परस्यू ग्रेटनेस इन एनी फील्ड बिकॉज इट इज़ डिमांडेड दैट ऑल देयर एफर्ट टू गो इन मेंटेनिंग अ हाउस होल्ड. By taking on this work, women free men to devote their energies into developing intellectual, political, and artistic talent. So, Mill यहाँ पे note करता है that in which like any domain in which women are superior to men, like moral purity, so is empty distinction. It means only the women are more compliant than the men with the social order. के और इसमें वो फर्दर ये भी कहता है कि ख्वातीन, उस ऐसी एग्जांपल्स भी हैं कि ख्वातीन घर को भी देख रही हैं, एंड देर ऑल्सो लुकिंग आफ्टर द पब्लिक अफेयर्स, पब्लिक डिसीजंस, पब्लिक थिंकिंग, पब्लिक रोल्स. सो दैट डजंट मीन कि ख्वातीन जो हैं, इफ़ they are given the household responsibilities, they will not be able to fulfill their roles in their jobs. So Mill stresses any perceived lack of compliance by women about their circumstances is not proof of the circumstances are just. No oppressed people can begin by complaining so as to agitate for change, because they cannot at first conceive of things being different. However, just as the merchant class eventually did agitate to throw off the yoke of the aristocracy,
women will agitate to throw off the yoke of male domination. तो ही बिलीव्स अ टाइम विल कम कि ख़वातीन जो हैं वो मेल डोमिनेशन का जो एक तोक उन्होंने गले में डाला हुआ है वो उसको उतार फेंकेंगी और अपने आप को सामने ले आएंगी और दे विल बी स्टैंडिंग साइड बाय द मेल कम्युनिटी विच हैज़ हैपन नाउ कि ख़वातीन को वो तमाम राइट्स दिए जा रहे हैं जो कि मर्दों को दिए जाते थे, बल्कि अब ये देखा जाता है कि ख़वातीन ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, ख़वातीन तादाद में ज़्यादा हैं, ख़वातीन स्ट्रेंथ में ज़्यादा हैं, ख़वातीन इंटेलिजेंस में ज़्यादा हैं। 100 में से लाइक 2 नंबर कम आ जाएंगे, खातून रो रही होगी, उसमें 3 मर्द पास हो जाते हैं इम्तिहान में और वो खुश होते हैं 33 नंबर लेके। सो दैट शोज़ कि जनरली आजकल जो मेल कम्युनिटी है वो इंटेलिजेंस में इतनी आगे नहीं रही जितनी फ़ीमेल हैं। और फीमेल जो बोर्ड टॉपर्स और जो यूनिवर्सिटी टॉपर्स होती हैं नॉर्मली फ़ीमेल्स होती हैं, क्योंकि उनका इंटेलेक्ट लेवल जिसको पॉलिश किया गया, जिसको प्रॉपर एक स्ट्रेंथ मिल रही है, गाइडलाइन मिल रही है। और आजकल वो दौर है कि ख़वातीन को उन कामों में लाया जाता है, उनको अप्रिशिएट किया जाता है कि अगर वो बिज़नेस या स्टडीज़ में अपनी मर्ज़ी करें, और वो नेचुरली बहुत अच्छे परफॉर्म करती हैं और बहुत अच्छी एंटरप्रेन्योर्स आजकल ख़वातीन हैं जिन्होंने अपने बिजनेसेस को इस्टेब्लिश किया। सो दिस ऑल प्रूव्स कि मिल वाज जस्टिफाइड इन ऑल हिज क्लेम्स ही मेड एंड ही वाज राइट टू रिफ्यूट ऑल दोज क्लेम्स जो कि ख़वातीन के अगेंस्ट थे कि ख़वातीन का माइंड छोटा है, ब्रेन छोटा है, ये काम नहीं कर सकती, इंटेलिजेंट नहीं है, ये घर को संभालेंगी तो ऑफिस के काम नहीं करेंगी। सो मिल वॉज राइट इन दैट। सो नेक्स्ट विल बी डिस्कस इन चैप्टर 4। तो अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।